नमस्कार, आप देख रहे हैं माँ भारती स्टडी पॉइंट और मैं हूं आपका सोनू सर। आज हम इस चैनल के माध्यम से बिहार बोर्ड के क्लास 10 का मैथ शुरू करने वाला हूं, जिसमें पहला वीडियो रहेगा आपका मौसा का। तो मौसा का नाम सुन के आपको भागने की जरूरी नहीं है। पहले इन दो क्वेश्चनों को आप लोग देख लीजिए। यदि ये दोनों क्वेश्चन आप बना पा रहे हो तब तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। यदि आपको इसमें दिक्कत हो तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए है। तो पहले देखते हैं कि आखिर क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा। क्वेश्चन है सबसे बड़ी वह संख्या ज्ञात करें। आपने सही समझा। सबसे बड़ी का मतलब सबसे बड़ा होता है, जिससे 252, 432 तथा 612 में भाग देने पर पूरा भाग लग जाए। जैसे मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन को एक बार और समझा दूं। बात करते हैं 500 आपका कितना है 252, उसके बाद है 432, उसके बाद है आपका 612। इन तीनों संख्या में उस बड़ी संख्या से भाग देने पर पूरा भाग ले जाए। हालांकि देखें तो 252 में, 432 में, 612 में आप 600 भी भाग दीजिएगा तो पूरा भाग लग जाएगा। देख लेते हैं। 6 चौका 24 घटा 1 उत्तरा 2, उसके बाद 6 दूनी 12, कट गया कितना मत में 42 मत में, यहाँ शेषफल एक भी नहीं आया। फिर इसमें 6 से भाग दीजिएगा तो भी करेगा 7 छक 42, कितना घटा 1 ऊपर से उतरा, फिर 6 दूना 12, ये भी कट गया। देखिए यहाँ भी शेष नहीं आया। फिर इसमें भी आप 6 से भाग दीजिएगा तो 6 कम 6 कट गया, 1 उतरा भाग नहीं लगा, 0 2 आ गया, फिर 6 दूना 12, पूरा कट गया कितना मत में 102 मत में। तो यहाँ जो क्वेश्चन किया है कि सबसे बड़ी संख्या आपको चुनना है, जिससे 252, 432 और 612 में भाग देने से पूरा भाग लग जाए। सबसे बड़ी अर्थात उससे बड़ा और कोई संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मैं आप सबको बता दूं, ऐसे क्वेश्चन को जवाब देने से पहले हम सबको पहले मौसों को समझना पड़ेगा कि मौसा क्या है। केवल मौसा निकाल देने से हम मौसम संबंधित क्वेश्चन को जवाब नहीं दे सकते हैं। अब तनिक क्वेश्चन नंबर 2 पर भी ध्यान दे दीजिए। बोल रहा है वह बड़ी संख्या ज्ञात करे। बड़ी का मतलब वही सबसे बड़ी जिसमें यहाँ लिखा गया, जिससे होना चाहिए, जिससे 127, 149 और 165 में भाग देने पर क्रमशः 1, 5 और 3 शेष प्राप्त। तो इसको भी उदाहरण से मैं आपको समझा दूं। ले लेते हैं 127 जो है, उसके बाद आपका 149 हुआ, इसी तरह आपका 165 हो गया। तो इन तीनों संख्याओं में यदि आप सिंपल एक संख्या ले लेते हैं, कितना तो 6 ले लीजिए, फिर इसमें भी 6 ले लेते हैं, 6 से तीनों में भाग दीजिएगा। यहाँ क्रमशः का मतलब हुआ 127, 149, 165 में भाग देने पर क्रमशः 1, 5 और 3 शेष प्राप्त होता है। अर्थात जब हम 127 में उस संख्या से सबसे बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो 1 शेष प्राप्त होता है। फिर उसी सबसे बड़ी संख्या से 149 में भाग देते हैं तो हमको 5 शेष प्राप्त होता है। फिर उसी बड़ी संख्या से 165 में भाग देते हैं तो हमको कितना प्राप्त होता है, 3 शेष प्राप्त होता है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना। हालांकि एक संख्या 6 भी होगा, जिससे तीनों में भाग देने पर क्रमशः 1, 5 और 3 आपको शेष प्राप्त होने वाला है। तो देखते हैं पहले बात से की गलत। देखो 6 दूनी 12 कट गया, ऊपर से उतरा 7, 6 कम 6, कितना शेष आया 1, दो बोला है 1 आ गया। फिर 6 से इसमें भाग देंगे हम तो 3 शेष प्राप्त होगा। देखते हैं 6 दूना 12, कितना आया 2 9, फिर 6 चौका आपका हो जाएगा 24, कितना उतरा 5, यहाँ से आपको कितना मिला 5, जो 5 है। फिर 6 से इसमें भाग देंगे तो हमको 3 शेष प्राप्त होता है। देख लेते हैं 6 दूनी 12, कितना उतरा 4, 5, फिर 7 छक 42, आपका घटाने पर कितना शेष आया 3 शेष आया। तो जो क्वेश्चन है उसका जवाब में आपका 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 से भी कोई बड़ा संख्या है, जिससे 127, 149 और 165 में भाग देने पर क्रमशः 1, 5 और 3 शेष प्राप्त होगा। उससे भी कोई बड़ा संख्या और उससे बड़ा और कोई नहीं हो सकता, जिसका आंसर हमसे मतलब जिसको ज्ञात करने को बोला जा रहा है। तो चलिए अब बिना समय को व्यतीत किए पहले हम मौसों को समझे, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन हमसे बहुत इजी वे से बन जाए। तो चलिए अब मौसों को देखते हैं। ये लिखा है मौसा, तो ये जिस स्टाइल में लिखा है उससे तो देखकर यही पता चल रहा है कि ये जो मौसा है या किसी न किसी 2 शब्दों के संक्षेप रूप है। संक्षेप का रूप मैं बताऊं, जैसे कि मेरा नाम हो गया सोनू कुमार, तो पहले हम लोग शॉर्टकट में लिख देते थे अपने कॉपी पर नाम, अपने कॉपी पर अपना नाम SK, S से हो गया आपका सोनू, के से हो गया आपका कुमार। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि सोनू कुमार का SK जो है यह संक्षेप रूप है। उसी तरह मौसा जो दिख रहे हैं यह किसी न किसी 2 शब्दों के संक्षेप रूप आपको यहाँ लग रहा होगा।
तो अब रहा कि ये दोनों जो ये जो संक्षेप रूप है, किन दो शब्दों के संक्षेप रूप है, थोड़ा उस पर विचार किया जाए गहराई से। देखिए मौसक, उसके बाद ऑटोमेटिक उस पर करके क्वेश्चन आपसे बनना शुरू होगा। तो मौसक, म किसका संक्षेप रूप है? ई है महत्तम, महत्तम का। और स किसका संक्षेप रूप है? तो समान, समापवर्तक, समापवर्तक का। तो आपने देखा कि म किसका संक्षेप रूप है? तो महत्तम का। स किसका है? तो समापवर्तक। महत्तम का अर्थ क्या होता है? तो सबसे बड़ी, सबसे बड़ी या बड़ा भी कह सकते हैं, सबसे बड़ी या बड़ा, सबसे बड़ी या बड़ा। तो महत्तम का अर्थ क्या हुआ? सबसे बड़ी या बड़ा। समान अपवर्तक का अर्थ आप निकालिएगा, तो भले समापवर्तक का अर्थ निकालिएगा, तो सबसे पहले हम इसको छटका दे, तोड़ दे। जिस तरह हम लोग विद्यालय को यहाँ तोड़ते हैं, विच्छेद करते हैं विद्यालय को, तो हम लोग को मिलता है विद्या जमा आलय। तो विद्या का मतलब होता है ज्ञान, आलय का मतलब होता है घर। अर्थात जिस घर में ज्ञान लेने देने की बात की जाती हो, बात होती है, काम होती है, उस घर को क्या कहते हैं? विद्यालय कहते हैं। उसी तरह समापवर्तक को यदि हम विच्छेद करें तो आएगा, हमको मिलेगा समान जमा अपवर्तक। आपने सही समझा, समान जमा अपवर्तक। तो समान का मतलब होता है एक जैसा, एक जैसा। अब यहाँ एक शब्द आया अपवर्तक। तो अपवर्तक क्या है? ठीक है, तो जब तक हम यहाँ अपवर्तक शब्द का मतलब नहीं समझेंगे, तब तक मौसक का वास्तविक रूप हमको समझ में आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करें? अपवर्तक का संक्षेप, अपवर्तक का मतलब समझ ले कि आखिर अपवर्तक किस चिड़िया का नाम है। तो अपवर्तक को समझने के लिए, अपवर्तक, एक चीज और बता दूं, इसको एक और शब्द के नाम से जाना जाता है अपवर्तक को। क्या? तो गुणनखंड। किस शब्द के नाम से? तो गुणनखंड। तो अपवर्तक शब्द के मतलब को समझने के लिए या गुणनखंड शब्द के मतलब को समझने के लिए हमें कुछ उदाहरण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे संख्या ले लेते हैं 12, और आप वे सारी संख्याएं चुने जिससे 12 में पूरा पूरा भाग लग जाए। तो आप पाइएगा 1 से भी लग जाता है, 2 से भी लग जाता है, 3 से, 4 से, 6 से, आप फिर ऊपर जाइएगा तो आप 12 से। तो ये जितने सारी संख्याएं आप देख पा रहे हैं, इन सभी संख्याओं से 12 में पूरा पूरा भाग लग जा रहा है। मैं बात करूं 12 में 5 से पूरा पूरा भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आप पाइएगा कि 12 में जब 5 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग लगने वाला नहीं है। तो ये जो संख्याओं को हमने घेरा है, इन सारी संख्याओं से 12 में पूरा पूरा भाग लग जा रहा है। अर्थात ये सभी जो संख्याएं होंगी जिसको मैंने बॉक्स में घेरा हुआ है, ये सारी की सारी 12 के अपवर्तक होंगे। क्या होंगी? तो 12 के अपवर्तक होंगे। अर्थात अब अपवर्तक को हम परिभाषित करना चाहे तो बहुत आसान तरीका से कर सकते हैं। कैसे? तो वे सारी संख्याएं किसी संख्या के अपवर्तक कही जाती है। वे सारी संख्याएं किसी संख्या के अपवर्तक कही जाएंगी जिससे उन संख्या में, चाहे जिनसे उस संख्या में भाग देने से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो मुझे विश्वास है कि आप सबको अपवर्तक या गुणनखंड का मतलब समझ में आ गया होगा। तो फिर एक झलक देखते हैं। मसा यानी महत्तम, महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ी या बड़ा, सबसे बड़ी या बड़ा। और समापवर्तक का मतलब होता है समान अपवर्तक। समान मतलब होता है एक जैसा, एक जैसा। अपवर्तक का मतलब तो हमने अभी देखा कि अपवर्तक कुछ संख्याएं होती है जिससे किसी संख्या में भाग देने से पूरा पूरा भाग लग जाती है। तो जिन संख्या से भाग दी जाती है वे सारी की सारी संख्याएं उस संख्या के अपवर्तक कहलाती है जिसमें भाग दिया गया है। ठीक है, तो इनको समझने से, अब इनको देखने से, अब इन सारी शब्दों का अर्थ को जब एकत्रित किया जाए तो हमको कुछ मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? तो देखते हैं। मौसम बोले या महत्तम समापवर्तक बोले, बात सेम हुआ। यानी सोनू कुमार बोले या एसके बोले, बात जिस तरह वो सेम हुआ, उसी तरह मौसा बोले या महत्तम समापवर्तक बोले, बात सही हुआ। फिर महत्तम ना बोलकर सबसे बड़ी
समअपवर्तक ना बोले तो एक जैसे अपवर्तक बोल सकते हैं, अर्थात सबसे बड़ी एक जैसी अपवर्तक को हम मस बोल रहे हैं। क्या बोला? तो मस को यदि हम समझने की कोशिश करें, इनके शब्दों को मतलब निकालने की कोशिश करें, तो सबसे बड़ी एक जैसी अपवर्तक यहाँ मस हो रहा है। तो अब रहा कि सबसे बड़ी एक जैसी अपवर्तक किसका किसका, तो मैं आपको बता दूं, दो या दो से अधिक संख्याओं का। जैसे आपको कोई कभी आपने देखा है कि कोई बोल दे आपसे 18 का मौसा निकाले, 18 का अर्थात सबसे बड़ी समान अपवर्तक निकाले एक अकेले, ऐसा सुना है ना? सुना है। हाँ, तो इसमें अब आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि 12 और 18 का सबसे बड़ी समान अपवर्तक ज्ञात करें। एक बार और सुनेंगे, 12 और 18 का सबसे बड़ी समान अपवर्तक ज्ञात करें। तो इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा? क्या बोला गया है? 12 और 18 का सबसे बड़ी समान अपवर्तक ज्ञात करें। तो हम क्या करें, 12 का पहले अपवर्तक लिख ले, फिर 18 का भी लिख ले, फिर देखेंगे कि इन दोनों का सबसे बड़ा समान अपवर्तक कौन हो रहा है। तो 12 का तो हमने यहाँ लिखा हुआ अपवर्तक, 18 का भी लिख ले। 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 से भाग नहीं लगेगा, 6 हो जाएगा, उसके बाद आप ले लेते हैं 9 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो देखिए, हालांकि देखा जाए तो एक इन दोनों के समान अपवर्तक है। देखिए समान समान मतलब एक जैसा दोनों में है, 2 भी है, यहाँ देखिए तो 3 भी है, और आगे चलिए तो आपका 6 भी है। 6 से बड़ा कोई है? 6 से बड़ा दोनों का एक जैसा अपवर्तक आपको इसमें दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि 12 और 18 का सबसे बड़ी समान अपवर्तक ज्ञात करें। सो हमने ज्ञात कर लिया, कितना हुआ? 6 हुआ। कितना हुआ? 6 हुआ। अब देखिए, अब इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, मौसा निकालते थे। जैसे 18 में आप 12 से भाग देते हैं, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो 12 एकम 12 आपका कितना है? 6। तो जब तक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है जब तक शेषफल आपका शून्य प्राप्त ना हो जाए तब तक इस प्रक्रिया को जारी रखिए। अब क्या करेंगे, 12 में फिर 6 से 12 में भाग देंगे, तो 6 दूनी 12, आपका यहाँ शेषफल क्या आया? 0 आया। तो अब हमारा चरण यहीं पर खत्म हुआ, अर्थात हमारा मौसा कितना हुआ? 6। तो 6 हमने ऐसे भी ज्ञात किया, अर्थात तो थी सबसे बड़ी वो संख्या हमने ज्ञात किया जिससे 12 और 18 में भाग लग जाए। किस? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा भी ज्ञात किया, और दूसरे तरीका से देखें तो हमने अपवर्तक निकालकर भी ज्ञात किया। तो 6 आपका क्या है? तो 6 आपका मौसा है। क्या है जी? यहाँ 6 हमारा मौसा है। तो किसका किसका मौसा है? तो 12 और 18 का, 12 और 18 का। तो कुल मिलाकर अब यहाँ कह सकते हैं कि मौसा क्या है? तो 2 या 2 से अधिक, जैसे यहाँ पर 2 संख्या है, 2 संख्या, एक 12 है और एक कितना है? 18। तो यहाँ 12 और 18 के अलावा और भी कुछ संख्या हो सकती है। तो अब हम कह सकते हैं मौसा क्या है? तो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के सबसे बड़ी समान अपवर्तक को मौसा कहते हैं। ठीक है, तो क्या आप लिख सकते हैं या बोल सकते हैं? तो चलिए मेरे साथ बोलिए, मौसा किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं के सबसे बड़ी समान अपवर्तक को मौसा कहते हैं। मुझे विश्वास है कि मौसा आपने समझ लिया होगा। तो अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, जब हमने मौसा जान लिया तो वे जो 2 क्वेश्चन शुरू में था उसका जवाब भी हमको मिल जाना चाहिए। तो जी हाँ, अब आप उस क्वेश्चन के जवाब लायक हो चुके हैं। तो चलिए, वहां तक पहुंचने के लिए आपको एक कदम और इंतजार की जरूरी पड़ेगी। तो क्या है, देखते हैं। तो 18, 15 और 36 के हमने अपवर्तकों को लिखा हुआ है। देखते हैं यहां से कुछ हमको हासिल हो सकता है। तो 18 के जितने भी सारे अपवर्तकें हैं, इन सारी संख्याओं से 18 में पूरा भाग लग जा रहा है। ठीक उसी तरह 45 के 1, 3, 5, 9, 15 और 45 जो है, जितने सारी संख्याएं देख रहे हैं, अर्थात बोले तो 45 की जितने अपवर्तक है, इन सारी संख्याओं से 45 में पूरा भाग लग जाने वाली है। ठीक उसी तरह 36 के जितने सारे अपवर्तक हम देख पा रहे हैं, इन सारी संख्याओं से 12 में पूरा भाग लग जा रहा है। अब आपसे क्वेश्चन कोई करेगा,
वे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। बड़ी से बड़ी बोले तो सबसे बड़ी, जिससे हम 18, 45 और 36 में भाग दे। मतलब बोल रहे हैं वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 18, 45 और 36 में जब हम भाग करें तो पूरा पूरा भाग लग जाए। तो यहाँ बात चल रहा है भाग लगने की। वो कोई ऐसा संख्या है जो जाकर 18 में भी पूरा पूरा भाग लगा दे रहा है, 45 में भी पूरा पूरा भाग लगा दे रहा है और 36 में भी पूरा पूरा भाग लगा दे रहा है। मतलब वो जो संख्या है वो अकेले तीनों में भाग लगा दे रहा है। अब हमने देखा भाग कौन लगाता है, तो भाग यहाँ अपवर्तक जाकर लगाता है। जैसे मैं बात करूं आपसे, 18 का 7 अपवर्तक है ना है, तो क्या 7 18 में पूरा पूरा भाग लगा पाएगा? तो नहीं लगा पाएगा। अर्थात भाग वही लगा पाएगा पूरा पूरा जो उसका अपवर्तक होगा। तो ये जो संख्या है जो हमसे पूछा जा रहा है, यह जाकर इन तीनों में भाग लगा पा रहा, अर्थात ये जो होगा इन तीनों का अपवर्तक होगा। अब तीनों का अपवर्तक कैसा? तो एक जैसा समान, क्योंकि जब तीनों का समान नहीं रहेगा तो तीनों में तो भाग लगाने वाला नहीं होगा। तो यहाँ जो संख्या निकलेगा वो अपवर्तक होगा, और अपवर्तक भी होगा तो किसका होगा? तो 18, 45 और 36 का। तो कैसा? तो एक जैसा अपवर्तक। तो देखते हैं एक भी है, देख पा रहे हैं तीनों का अपवर्तक एक है। तो क्या एक से इन तीनों संख्या में पूरा पूरा भाग लगेगा? नहीं लगेगा, तो लग जाएगा। फिर देखते हैं 3 भी है, 2 तो नहीं है, दो जो है केवल 18 और किसका? 36 का, 45 का ना है। जबकि ये बोला गया कि एक ही संख्या कोई हो जो तीनों में पूरा पूरा भाग लग जाए, तो 2 तो जाकर 18 में भाग लगा देगा, 2 36 में भी भाग लगा देगा, लेकिन 2 45 में भाग नहीं लगा पाएगा। तो हमको तीनों का अपवर्तक होना चाहिए, क्या? तो समान। तो यहाँ देख रहे हैं 3 भी आपको देखने को मिल रहा है। 3 से इन तीनों संख्याओं में भाग दोगे तो पूरा पूरा लग जाएगा। उसी तरह आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको सबसे बड़ा मिलेगा 9। देखिए 9 देख पा रहे हैं। 9 जो संख्या है तीनों का अपवर्तक है, अर्थात ये 9 जो है तीनों में जाकर पूरा पूरा भाग लगा देगा। अब देखिए क्या 9 से बड़ा कोई ऐसा संख्या बताइए, 9 से कोई बड़ा अपवर्तक बताइए जो तीनों का अपवर्तक हो, अर्थात तीनों में भाग लग जाए। तो 9 से बड़ा कहीं इसमें आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, आपको ये 18। तो देख लो 18 किसका अपवर्तक है? 18 का, और किसका है? 36 का भी है। तो 18 से जब आप भाग दीजिएगा तो सिर्फ 18 और 36 में भाग लग पाएगा, 45 में भाग नहीं लग पाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन बोला है कि तीनों में भाग लग जाए, और वो संख्या क्या होना चाहिए? तो सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है यहाँ पर? आपका 9 है। देख लो 9 से बड़ा कोई नहीं, लेकिन 9 से छोटा देखा जाए तो 3 भी है, 1 भी है ना। तो क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 18, 45 और 36 में भाग देने से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो बोला वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे। सबसे बड़ी बोले तो महत्तम संख्या ज्ञात करना जिससे तीनों में भाग लगे, अर्थात तीनों का क्या हो? समान अपवर्तक हो। तो सबसे बड़ी तो बोले तो महत्तम, महत्तम बोले तो 9, और समान और तीनों का समान अपवर्तक हो, यानी समान अपवर्तक समापवर्तक कहते हैं। समापवर्तक को संक्षेप में क्या बोलते हैं? तो 100 बोलते हैं। अर्थात तीनों का क्या करेंगे? मौसम निकाल लेंगे, खेल खत्म हो जाएगा। देख लेते हैं। अब 18 से अगर 45 में निकालें तो 18 दून आपका कितना जाएगा? 36। कितना घटा? तो 15 में से 9 कट गया, ऊपर से 18। अब 9 दूनी 18 कट गया। यहाँ 15 और 18 का मौसम कितना हुआ? 9। फिर जो मौसम निकला होता है, जो शेष संख्या बचा है तो उसमें भाग लगाया जाता है। तो 9 से किस में भाग लगाया? 45 में। तो 9 5 45। यहाँ भी शेषफल आपका कितना है? 0। तो मौसम कितना हुआ? 9। तो मौसम ऐसे भी 9 आया और ऐसे भी 9 आया। मुझे विश्वास है कि जो पहला क्वेश्चन था उसका जवाब आपको मिल गया। अब देखिए एक जो दूसरा क्वेश्चन है उसको इसी में कैसे घुमा फिरा कर आपसे पूछेगा, उस पर देख लेते हैं। जैसे घुमा फिरा, इसी को कैसे घुमा फिरा कर पूछेगा देख लेते हैं। बोलेगा वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 20, 48 और 37 में भाग देने पर क्रमशः 2, 3 और 1 शेष प्राप्त हो। अर्थात वह बड़ा जो संख्या है उससे जब आप किस में भाग दीजिएगा? 20 में भाग दीजिएगा तो आपको कितना शेष मिलेगा? क्रमशः का मतलब अगर पहले 2 का नाम रखा तब 3 का तब 1 का, अर्थात पहले 20 है, 48 है, उसके बाद 37 है, तब कितना शेष आएगा? 2 शेष आएगा।
जब उसी बड़ी संख्या से भाग दीजिएगा किसमें 48 में, तो कितना शेष आएगा, तो आपको शेष आएगा 3 शेष आएगा। फिर उसी बड़ी संख्या से आप भाग दीजिएगा 37 में, तो आपका शेष कितना आएगा, 1 शेष आएगा। तो वो संख्या कौन है, तो वो 9 है, देख लेना 9 भाग दीजिए, तो 9 दूनी 18, 2 शेष आ गया। फिर 9 से 48 में 9 पचा 45, 3 शेष आ गया। फिर 37 में 9 से भाग तो 9 चौका 36, कितना शेष आ गया, 1 शेष आपका यहाँ आ गया। अब रात तो हम ज्ञात कैसे करेंगे जी, ज्ञात कैसे करेंगे, तो ध्यान देंगे। तो ये जो 18, 45 और 36 आप देख पा रहे हैं, इन तीनों संख्याओं में 9 से पूरा भाग लग जा रहा है, शेष नहीं आ रहा है। तो अब आप क्या करो, 48 18 के बदले फिर कितना लिखो, 20। अब फिर क्या करो, 20 में 9 से भाग दो, देखो 2 शेष आएगा। अब 2 शेष क्यों आएगा, क्योंकि जो 20 है 9 के अपवर्तक से 2 अधिक है, यहाँ कितना अधिक है, इसलिए 2 शेष आया। फिर इसी संख्या 9 से 45 में 45 के बदले पर आप क्या करो, 48 लिख दो। कितना बढ़ाया, 45, 9 के ऊपर तक 45 था, तो 45 से कितना बढ़ाया, 3 आया। 45 में कितना बढ़ाया कि 48 आया, तो 3 बढ़ाया तो 48 आया। ठीक है, अब बुझा रहा है ना, 48 45 में आपने 3 बढ़ाया तो 48 आया। अब बताइए, जब 45 में 9 से आप भाग दे रहे थे तो कितना पूरा कट जा रहा था। अब इसी 45 से 48 में भाग दीजिए तो कितना शेष आएगा, 3। 3 क्यों आया, क्योंकि आपने इसमें 3 बढ़ा दिया। ठीक उसी तरह देखें, अब जब आप 36 में 9 से भाग दे रहे थे तो एक वाला पूरा भाग लग जा रहा था। अब 36 के बदले आपने कितना लिखा, 37, भाग दीजिएगा कितना शेष आएगा, 1। 1 क्यों आया, क्योंकि 36 से कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो जो अधिक होता है वही शेष के रूप में आ रहा है। तो यहाँ बोला है शेष आवे, उस संख्या से भाग दे रहे, 20 पर भाग दे रहे तो 2 शेष आ रहा है, 48 में भाग दे रहे तो 3 शेष आ रहा है, और 37 में भाग दे रहे तो 1 शेष आ रहा है। तो उस संख्या से 20 में भाग देने से कितना शेष आ रहा है, 2। तो 2 शेष क्यों आ रहा है, तो उसके अपवर्तक से 2 ज्यादा है। तो एक काम करो, अपवर्तक जो 20 है, सॉरी अपवर्तक से 20 अधिक है, अर्थात अपवर्तक से कितना अधिक है, 2 अधिक है। तो क्या करें, जो अधिक है उसको घटा ले। अब 20 में से 2 घटाएंगे कितना है, 18। अब इसमें जो भाग देंगे तो पूरा शेष भले कट जाएगा, तो हाँ कट जाएगा। फिर 48 में भाग देने से कितना शेष आ रहा है, तो 3 क्यों आ रहा है, क्योंकि अपवर्तक से 3 अधिक है। तो जो अधिक है 3 उसको माइनस कर ले। फिर 48 में आप कितना घटा लोगे, 3, तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 45। अब 45 में 9 से भाग देने से पूरा लग जाएगा। उसी तरह 37 में भाग दे रहे तो कितना शेष आ रहा है, 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि अपवर्तक से 1 अधिक है, तो 1 घटा लो आप, कितना आया 36। अब फिर क्या करोगे, इन तीनों का आप मौसा ज्ञात कर लो। तो मौसा कितना आएगा, 9 आएगा ना, 9 से तीनों भाग दीजिए, पूरा लग जाएगा। अब जैसे ही हकरा से 2 अधिक करो, 20 में भाग देवो, 2 अधिक करबो तो 2 से सही, 3 अधिक करबो तो 3 से सही, समझ में आएगा। तो मुझे विश्वास है कि मौसा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि आ गया है तो, और आपको विश्वास है कि इस चैनल के माध्यम से हम कुछ सीख सकते हैं, तो आप कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट कीजिएगा, इसमें जो कमी बेसी होगा, जैसे वीडियो का क्वालिटी हो गया, मेरे बोलने की शैली हो गया, आपको समझाने का तौर तरीका हुआ, अच्छा लगे तो भी कमेंट करें, और इसमें कोई त्रुटि आपको दिखाई दे तो भी कमेंट करें। कमेंट करने से आपको मतलब एक अपना खुद का मूल्यांकन हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय बिहार।